स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से मैं आपको पता है कि संविधान के सीरीज को भी करवा रहा हूँ। करंट अफेयर के साथ साथ जो है संविधान को लेकर जो है बातचीत हो रही है लगातार, जो कि मैंने आपको बताया है। आर्टिकल जो हमारी है 21 तक बातचीत हो गई है। आगे जो है लगातार वो सीरीज जारी रहेगी। मैं आपको बता दूं कि कई बार जिक्र होता है, जब आर्टिकल को मैं बताता हूं तो उसमें कई बार जिक्र आता है संविधान संशोधन को लेकर, कि संविधान में किस तरीके से संशोधन की प्रक्रियाएं कैसे होती है, वो लगातार जिक्र होता है। उसको लेकर आज क्लियरिटी के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से संविधान में संशोधन को लेकर जो है व्यवस्थाएं हमारे संविधान में रखा गया है। उसी को लेकर आज बेसिकली बातचीत होने वाली है। ये व्यवस्था कहां से लाया गया है और क्यों ये रखा गया है। यहाँ जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पे संविधान में देखें तो कितना लचीला है, क्या संविधान को संशोधन करना, उसमें सुधार करना क्या आसान है, मुश्किल है, उन सारे प्रश्नों को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से यहाँ पे हम इसे समझ सकते हैं। देखिए बेसिकली बात होगी हमारी यहाँ पे संविधान संशोधन को लेकर। इंडियन जो हमारे यहाँ पे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसके अमेंडमेंट्स को देखेंगे, है ना, किस तरीके से इसे अमेंड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कहा गया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो व्यवस्थाएं जो ली गई है ये हमारे यहां पे अगर देखें तो दक्षिण अफ्रीका, ये जो है साउथ अफ्रीका जिसको हम लोग बोलते हैं, तो साउथ अफ्रीका से ये व्यवस्थाओं को क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये संविधान में संशोधन हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल जो है हमारे यहाँ पे देखें तो आर्टिकल 368, अगर हम देखें तो आर्टिकल 368 में इसके बारे में लिखा हुआ है, जो कि हिस्से में आता है। अगर हम भाग देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि संविधान में कुल 22 भाग है और 22 भागों में अगर हम देखें तो ये 20वां भाग का ये हिस्सा है। ये अगर देखें तो 20वें भाग में ये आता है और 20 भाग में केवल एक ही जो है आर्टिकल को रखा गया है, वो आर्टिकल 368 है, इसके बारे में यहाँ पे बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये आर्टिकल में ये व्यवस्थाएं रखी गई हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हम अगर पार्लियामेंट में इसे करें तो किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो किन किन बातों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये केवल और केवल पार्लियामेंट में ही पेश हो सकता है। ये केवल और केवल यानी कि ये ओनली आपका जो है पार्लियामेंट में ही क्या हो सकता है, ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, केवल पार्लियामेंट में। यहाँ पे राज्य विधानमंडल में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कहां पे होगा, तो पार्लियामेंट में होगा। और पार्लियामेंट में आपको बता दूं कि ये बेसिकली यहां पे जब ये पेश किया जाता है तो चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, दोनों में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, इन दोनों सदनों में क्या है, इसको पेश किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम चाहते हैं कि संविधान में संशोधन करना हो तो बिल चाहे यहाँ पे राज्यसभा में सबसे पहले आए या लोकसभा में आए, इससे कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि आमतौर पे क्या होता है, कुछ बिल ऐसे होता है जैसे मनी बिल हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया होगा कुछ जगह पे कि 3 प्रकार के बिल होते हैं। जो बिल होता है ना, बिल आप समझ रहे हैं क्या होता है, ये संविधान में कोई भी जब कानून बनना होता है ना, संविधान में जब भी जब हमें बेसिकली कोई भी कानून बनाना होता है तो उसके लिए क्या होता है, बिल पेश किया जाता है। कहां पे, तो अगर देश के स्तर पे है, नेशनल स्तर पे है तो यहाँ पे आपका हो गया पार्लियामेंट हो गया। यदि राज्य स्तर पे है तो राज्य विधानमंडल हो गया। जिसमें आमतौर पे जहां पे राज्य विधानमंडल में केवल एक ही सदन पाया जाता है, जैसे कि झारखंड में केवल विधानसभा है, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, तो वहां पे पेश किया जाता है। तो ऐसे में बिल 3 प्रकार का होता है। एक बिल जिसको हमने आपको बताया है कि मनी बिल होता है, एक बिल होता है मनी बिल, और दूसरा बिल होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो सुधार करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार करना होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल समझ लिए। और तीसरा बिल जिसको हम लोग बोलते हैं एक साधारण बिल होता है, एक जो है ऑर्डिनरी बिल इसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल, ये 3 प्रकार का बिल होता है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये मैंने किसी हिस्से में आपको मैं किसी जो है वीडियो में मैं बताने का प्रयास आपको जरूर किया हूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, तो चीजें और भी स्पष्ट रूप से आपको समझ आएगी। तो बिल, हाँ मैंने बिल के नाम से ही पूरा का पूरा एक वीडियो ही बनाया है कि बिल कितने प्रकार का होता है और कैसे पेश किया जाता है, उसके लेकर वीडियो है। आप अगर चाहें तो इसको अगर फॉलो करते हैं इस चैनल को तो जाके देखिएगा, चीजें स्पष्ट रूप से आपको समझ आएगी।
मनी बिल, ये जो बिल है ना, आप ये जो देख रहे हैं, ये बिल जो आप देख रहे हैं मनी बिल, केवल और केवल जो होता है लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ये जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता रहा हूं कि संविधान में कोई सुधार करना हो तो चाहे वो राज्यसभा में लेके जाए, लोकसभा में लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये जो ऑर्डिनरी बिल होता है, यह भी, इसमें भी कोई बाधा नहीं होता, यहाँ पे आप लेके जा सकते हैं, लोकसभा में जाइए, राज्यसभा में लेके जाइए, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज और समझना है यहाँ की, जब संविधान में जब हम लेके जाते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ऑर्डिनरी बिल जो होता है, जो ऑर्डिनरी बिल होता है, आमतौर पे इसलिए इसके लिए क्या होता है, जब मामला फंस जाता है, जब कोई बिल पास होने वाला हो और मामला आमतौर पे राज्यसभा या लोकसभा में मामला फंस जाए, तो उसके लिए एक ज्वाइंट मीटिंग होता है, ज्वाइंट मीटिंग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ज्वाइंट मीटिंग इसको बोलते हैं हम लोग, एक साथ जो है ना बैठक होता है, और इसको लेकर क्या करते हैं, यहाँ पे मामले को सुलझाने का प्रयास करते हैं। लोकसभा राज्यसभा के लोग जो है मिल के साथ में बैठ के क्या किया जाता है, इसको यहाँ पे सुलझाने का प्रयास किया जाता है। और इसके अध्यक्ष के रूप में जो है आमतौर पे जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और मामले को दूर किया जाता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, इसको जब भी संविधान में सुधार करना हो तो इसके लिए कभी भी ज्वाइंट मीटिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके लिए कभी भी क्या होता है, ज्वाइंट मीटिंग नहीं कर सकते हैं। इसको सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग रूप से, आमतौर पर अपेक्षित होता है कि यहाँ पे अलग अलग रूप से क्या किया जाए, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए, चाहे वो लोकसभा हो गया चाहे वो राज्यसभा हो गया, ऐसे यहाँ पे बिल को इंट्रोड्यूस करने का आमतौर पर यहाँ पे प्रोसेस रखा गया। लेकिन एक चीज बात है यहाँ पे कि यह बिल जब भी होगा तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से क्या होता है, यहाँ पे पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे राष्ट्रपति से क्या होता है, अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। मनी बिल जैसा होता है, जो मनी बिल होता है आमतौर पर, वैसे बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति की जरूरत होती है। लेकिन ये जो बिल होता है, इसके लिए जो है ना राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और जब ये बिल जो है राष्ट्रपति के पास फाइनल हो गया, संशोधन को लेकर, चाहे लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया विधेयक, और पास होने के बाद ये समझेंगे पास होने का क्राइटेरिया क्या है, कैसे पास हो सकता है, 2/3 का प्रोसेस को भी समझेंगे पूरे डिटेल में यहां पे। लेकिन जब ये बिल पास हो गया तो जब ये प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास विकल्प होता है, या तो उसको स्वीकार करे, आमतौर पे इसको स्वीकार ही करना होता है, वहां पे नकार नहीं सकता है, या वापस से बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। यहां पे पुनर्विचार के लिए जो है यहां पे नहीं भेजा जा सकता है। बेसिकली ये बातें हमें ध्यान रखनी है, पुनर्विचार के लिए यहां पे भेजा नहीं जा सकता है। एक बार जब बिल चला गया राष्ट्रपति के पास तो उनके पास जो है विकल्प है कि वो क्या करे, उस पर सहमति दे, उसे साइन करे, और ये विकल्प रहता है। वो या तो ना भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे चूंकि क्या होती है ना, सारी चीजें जो है संविधान में संशोधन किया जा रहा है, तो आमतौर पे ऐसा जो है ना राष्ट्रपति से अपेक्षित होता है कि वो साइन करेंगे। और वो बिल को, जैसा कि मैंने बताया, बेसिकली ध्यान क्या रखना होता है कि यहाँ पे ये पुनर्विचार के लिए, आमतौर पर जो नॉर्मल बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल जो होता है, सामान्य बिल जो होता है, उसके लेकर क्या होता है कि जब भी कोई बिल गया लोकसभा राज्यसभा में पास भी हो गया, लेकिन राष्ट्रपति वहां पे कह सकते हैं कि भैया ये बिल वापस से आप विचार करो, इसमें कुछ कमियां नजर आ रही है, तो ऐसे वो कर सकती है नॉर्मल बिल में। लेकिन एक बार कर सकती है, यहाँ पे देश के स्तर पे एक बार कर सकती है। अगर पार्लियामेंट की बात है, यहाँ पे राष्ट्रपति की बात है, तो एक बार कर सकते हैं। और वही राज्य में अगर देखें तो राज्य में कई बार जो है पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है सामान्य बिल को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये जो है संविधान संशोधन को लेकर पुनर्विचार की व्यवस्था नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। और ध्यान रखना है कि ये राज्य विधानमंडल में कभी भी पेश नहीं किया जा सकता है। ये बिल कभी भी, ध्यान रखना है कि राज्य विधानमंडल में कभी भी पेश नहीं किया जाता है। ये केवल और केवल जो है यहाँ पे कहां पे होगा, तो पार्लियामेंट में होगा। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो आपको पता है यूनियन टाइप का सिस्टम है, जिसमें व्यवस्था दिया गया है संविधान को लेकर आमतौर पे जो पूरा का पूरा पावर मिला है। एक तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रक्षा करेगा, उसका व्याख्या करेगा आर्टिकल 132 के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ व्याख्या करने के साथ साथ अगर हम देखें तो पूरा का पूरा संविधान में कोई भी स्ट्रक्चरली बदलाव करना हो तो ये जिम्मेदारी जो होती है किसके पास होती है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा पार्लियामेंट के हाथ में होता है। यहाँ पे राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता है। हाँ, एक बातें हैं कि मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होने वाला हो, मान लेते हैं कोई ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या कोई ऐसा संशोधन किया जा रहा है जिसको लेकर राज्य प्रभावित हो रहा हो, राज्य अगर उससे प्रभावित हो रहा हो, तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, राज्य से कुछ मतलब वहां पे पास करवाने का यहाँ पे प्रक्रिया दिया गया, जो कि अभी हम समझेंगे।
अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे बिल पास होता है। तो बिल पास जो होता है यहाँ पे संविधान में, वो कैसे पास किया जाता है जब भी हम संविधान में संशोधन करना होता है। तो 2/3 का क्राइटेरिया अगर आप समझे तो 2/3 की क्राइटेरिया, इसका क्या मतलब होता है कि राज्यसभा, देखिए ध्यान से, आपको राज्यसभा और लोकसभा यहाँ पे जो होता है ना, ये दोनों बराबर भूमिका यहाँ पे निभाता है। ध्यान रखिएगा, आमतौर पे कहा जाता है कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है, और होती भी है। आमतौर पे देखें तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती भी, क्योंकि सारे हमारे मंत्री नेता सब आमतौर पे वहीं से होते हैं। होते तो राज्यसभा से भी हैं, लेकिन ज्यादातर अब देखें तो कहां से होते हैं, तो लोकसभा से होते हैं। तो आपको मालूम होगा ये राज्यसभा जो है भूमिका इतनी ज्यादा आमतौर पर नहीं मानी जाती। कभी हम डिटेल में इसको लेकर भी बात करने वाले हैं कि राज्यसभा लोकसभा की क्या भूमिका है, राज्यसभा न हो तो क्या दिक्कतें आ सकती है, इसको लेकर कभी डिटेल में बातचीत करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो जिसको लेकर अभी मैं इसको बताने से बच रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे लंबा समय लग जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा में देखें तो ज्यादा भूमिका इनकी मानी जाती है आमतौर पर। ठीक है, लेकिन यहां पे जब संविधान संशोधन की बात हो ना, जब संविधान में सुधार की बात हो, संशोधन का मतलब ध्यान रखिएगा सुधार, कुछ जोड़ना या घटाना हो ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, तो जब यहां पे क्या हो ना कि जब भी यहां पे क्या करना हो, सुधार करना हो संविधान में, तो संविधान संशोधन के लिए दोनों की भूमिका बराबर हो जाती है। बराबर हो जाती है, मैं जो शब्द कह रहा हूं, दोनों की भूमिका जो होती है ना, या बराबर हो जाती है। राज्यसभा लोकसभा दोनों की भूमिका बराबर होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे राज्यसभा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सब बातें कहां लिखी हुई है, तो आर्टिकल 368 में ये बातें लिखी हुई कि संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है। ये सारी बातें आर्टिकल 368 का हिस्से में यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ भी 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, और यहां भी 2/3 की मेजोरिटी चाहिए पास करने के लिए। ठीक है, संविधान में क्या होगा, जब भी हम पास करेंगे तो यहां भी 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, और यहां भी 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि वैसे अगर हम नॉर्मली अगर देखें, मान लेते हैं हमारे यहाँ पे, वैसे आपको पता है 543 सीटें इलेक्टेड होती है लोकसभा की बात करें, और राज्यसभा में देखें तो कितनी होती है, यहाँ पे अगर देखें तो 245 सीटें, जिसमें से जो है वहां पे कुछ जो है सीटें जो है आमतौर पे अगर देखें 233 सीटें 233 सीटें इलेक्टेड होती है, और 12 सीटें जो होती है वहां पे राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे वो नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये बातें जो है पूरी की पूरी आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया ना, 245 सीटें राज्यसभा मान लीजिए, और 545 सीटें लोकसभा में होती है। यहां पे 233 सीटें जो आमतौर पे होती है वो क्या होती है, यहां पे इलेक्टेड होती है, और यहां पे अगर देखें तो 243 सीटें 543 सीटें इलेक्टेड होती हैं। पांच सौ 543 सीटें यहां पे इलेक्टेड होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो नॉर्मली एग्जांपल के लिए समझ रहे ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। मान लेते अगर 99 सीट होती, अगर पूरी की पूरी 99 सीट होती, तो 2/3 का मतलब होता है कि इसमें से 66 लोग, इसमें से 66 लोग आपको चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, बिल पास हो पाएगा। और इस तरीके से आप समझिए इसके 2/3 जो है, यहाँ पे आमतौर पर देखें तो 300 से ऊपर आपकी सीटें यहां से निकल जाएगी, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, ये कोई भी बिल पास हो सकता है, जो कि आसान नहीं होता है। इसीलिए संविधान में जब भी सुधार होता है, जब सरकार के पास पूरी की पूरी मेजोरिटी होती है, बहुमत होती है, तभी जाके सरकार वहां पे छेड़छाड़ कर सकती है संविधान में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे आर्टिकल 370 हटाया गया था। कश्मीर को जो है, जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, उसको हटाने के लिए 370 जब यहाँ पे यूज किया गया, तो इसके लिए सरकार के पास बहुमत यहाँ पे था। आपको पता है कि जब बीजेपी जो है उस समय काफी संख्या में सीटें उनके पास थी, तब जाके इतना बड़ा जो है यहाँ पे चेंज हो पाया था, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड होता है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा बहुमत आपको चाहिए, तभी जाके ये संख्या। आमतौर पर क्या होता है, लोकसभा में तो मिल जाता है बहुमत, लेकिन राज्यसभा में कई बार मिल नहीं पाता, क्योंकि ये राज्यों के द्वारा भेजा जाता है ना। तो राज्यों के द्वारा जब भेजा जाता है वहां पे राज्य विधानमंडल के द्वारा, तो इसमें होता क्या है, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो जब 2/3 की यहाँ पे सीटें रिक्वायर्ड होती है, तभी जाके ये इतना बड़ा चेंज हो सकता है, वरना चेंज यहाँ पे नहीं हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो ये व्यवस्था इसलिए किया गया है ताकि आसानी से हमारे संविधान को कोई बदल ना सके। राज्यों में आपको पता है कि राज्यों में क्या होता है, राज्यों में क्या होता है कि जब यहाँ पे क्या होता है कि जो राज्यसभा में जो लोग भेजे जाते हैं ना, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो इसमें आमतौर पे यहाँ तो सरकार बहुमत जुटा लेती है, लेकिन यहाँ पे जुटा नहीं पाती है। और जब यहाँ पे बहुमत जब सरकार नहीं जुटा पाती है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि ये मामला यहाँ पे अटक जाता है कई बार।
यहां से तो पास हो जाता है बिल, लेकिन यहां से कई बार मामला अटक जाता है, जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ पे जैसा मैंने समझा ना, यहाँ पे राज्यों की भूमिका ज्यादा हो जाती है। और आमतौर पे सारे राज्यों में तो सरकार तो होती नहीं है, मान लेते बीजेपी भी अगर है तो सारे राज्यों में तो उनका कंट्रोल है नहीं। तो जिन राज्यों में कंट्रोल नहीं है तो वहां से जो लोग भेजे जाते हैं वो आमतौर पर उसके पक्षधर होते नहीं है, तो कई बार ऐसे दिक्कतें आती है। हालांकि आपको पता है कि जब वो मोदी जी का जो लहर है 2014 या देखिए 2014 के इलेक्शन में देखे या 2019 के इलेक्शन में देखे, तो काफी संख्या थी जो कि उनके लिए आसान रहा ये सारी चीजें करना। ठीक है, अब एक बात और समझनी है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 2/3 जो है ये तो समझ में आया कि लोकसभा राज्यसभा में ये हमें चाहिए होता है। ठीक है, ये बातें तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि चलिए लोकसभा और राज्यसभा में ये चीजें हमें आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हम राज्य कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज करना है जिससे राज्य प्रभावित हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है, राज्य यहां पे प्रभावित हो सकता है। तो जब राज्य प्रभावित होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम है फेडरल सिस्टम, और फेडरल सिस्टम का मतलब होता है ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, सरकारों के पास पावर बटी होती है। कोई एक व्यक्ति जो है ना पूरा का पूरा पावरफुल नहीं रहेगा, यहाँ पे सत्ताएं बटी रहती है अलग अलग। जैसे कि आपको पता है ना कि कुछ सत्ता जो है ना केंद्र के पास है, कुछ राज्यों के पास है, क्योंकि हमारा सिस्टम ही वही है, फेडरल सिस्टम है। लेकिन फेडरल में भी यूनियन टाइप का जो है यहाँ पे सिस्टम है। यूनियन क्या होता है, आर्टिकल 1 में मैंने समझाया था, राज्यों का संघ। हमारा भारत क्या है, राज्यों का संघ है, जिसमें कुछ ज्यादा पावर जो है केंद्र को दिया गया है, और जो है ना उससे कम पावर जो है या उसके आसपास की पावर जो है किसको मिला हुआ है, तो राज्यों को मिला हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं कि स्पेशल कंडीशन में क्या है, यहां पे जो सेंटर होगा ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जो केंद्र सरकार होगी वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगी राज्यों की तुलना में। आमतौर पे सबके अपने अपने विषय बटे हुए हैं। आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग क्या है, सबके अपने अपने विषय बटे हुए हैं। यहाँ पे मान लेते हैं राज्य, यहाँ पे राज्य सूची है, यहाँ पे संघ सूची है, उसी प्रकार से यहाँ पे समवर्ती सूची है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये पूरे की पूरी सूचियां बटी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी की पूरी सूचियां बटी हुई, इनको विषय दिया गया है। यहाँ पे अगर देखें तो लगभग 61 सब्जेक्ट इनको दिया हुआ है, 91 सब्जेक्ट इनको दिया हुआ है, 51 सब्जेक्ट यहाँ समवर्ती, यानी कि दोनों बना सकते हैं। तो ये सारे कानून हमारे पास है ऑलरेडी। लेकिन अगर राज्यों में कुछ बहुत बड़ा चेंज करना हो, राज्यों में कुछ बहुत बड़ा चेंज करना हो, तो यहाँ पे होगा तो वो कहां से, पार्लियामेंट से ही। लेकिन यहाँ पे राज्यों से परमिशन लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे कहा गया है कि आप 2/3 लोकसभा राज्यसभा से तो पास करवाएंगे ही, लोकसभा और राज्यसभा से आपको पास करवाना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ आपको एक चीज और भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है, तो यहाँ पे राज्यों से भी जो राज्य विधानमंडल है 50% + 1 वोट चाहिए, तभी जाके क्या होगा, वहां से पास होगा। आपको पता सामान्य जो है ना, कम से कम बिल पास करने के लिए नॉर्मली बहुमत कितना कितना चाहिए, तो 50% + 1। मान लेते हैं किसी जगह पे 100 सीटें हैं, ठीक है, तो 100 सीटें में कितना सीटें चाहिए इनको, तो 50 तो चाहिए +1 सीटें चाहिए, 51 जो है यहाँ पे सीटें इनको चाहिए, तब जाके क्या हो सकता है, बिल वहां से पास होगा। और इस तरीके से लगभग कितने स्टेट चाहिए साइन, अगर टोटल 28 स्टेट है तो हमारे आधे स्टेट चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं, आधे स्टेट की यहाँ पे क्या होती है, परमिशन चाहिए होती है, तभी जाके कोई बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। जीएसटी एक बहुत बड़ा चेंज था, आपको मालूम है, जीएसटी जो था बहुत बड़ा चेंज था, जिससे राज्यों का दावा था कि इससे क्या हो सकता है, हमें घाटा हो सकता है। तो सरकार ने कहा था बकायदा कि हम क्या करेंगे, अगर घाटा होता है तो जितने मात्रा में आपको घाटा होगा हम क्या करेंगे, आपको कंपनसेशन देंगे, आपको क्या करेंगे, वहां पे जितना नुकसान होगा वो हम भरपाई करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसे आप लागू करो। तो कुल मिला के क्या हुआ, इस तरीके से राज्यों में लागू किया गया था। तो यहाँ पे राज्य ने क्या किया था, जैसे कि कई सारे राज्यों ने क्या किया, इसका विरोध भी किया था, जिसमें से प्रमुख रूप से जो है तमिलनाडु जो है, उस समय जब जयललिता हुआ करती थी तो बहुत जो है ना इनका विरोध, इस कानून का जो है विरोध किया गया था। तो जब ऐसे कोई कानून चेंज करने हो, यानी कि ऐसे कोई कानून को क्या करना हो, यहाँ पे हमें करना हो, उसमें जो है कोई बातें रखनी हो, तो वैसी स्थिति में वैसी स्थिति में क्या करना होगा, तो यहाँ पे 2/3 लोकसभा राज्यसभा तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, साथ साथ में आधे राज्य से इस तरीके से आपको पास करवाना होगा वो बिल, तब जाके क्या होगा, यहाँ पे उसमें संविधान संशोधन हो सकता है, जैसे कि जीएसटी हो गया, या फिर ऐसे कोई भी कानून जिससे राज्य प्रभावित हो सकते हैं। वैसे स्थिति में क्या होगा, राज्यों से भी परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल टाइप का सिस्टम है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं की गई है। जितने सारे फेडरल यहाँ पे कंट्रीज हैं, आमतौर पे जैसे अगर देखें तो अमेरिका देखें, तो जहां भी फेडरल सिस्टम है वहां पे संविधान को संशोधन करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन माना जाता है। हमारे तुलना में तो ज्यादा कठिन जो है अगर आप देखें तो कहां पे, अमेरिका में है।
लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पे संविधान संशोधन करना बड़ा आसान होता है, जैसे ब्रिटेन हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, संविधान संशोधन आमतौर पे बहुत ही आसान काम होता है, जैसे नॉर्मल जो कानून बनता है ना वहां पे उसी प्रकार से संशोधन वाली व्यवस्थाएं रहती है। लेकिन हमारे देश में न ज्यादा कठोर है, न ज्यादा कठोर है, ना ही बहुत ज्यादा आसान। ये शब्द आप देख सकते हैं कि हमारा संविधान संशोधन करना ना बहुत ज्यादा कठोर है ना ही आसान है। ये दोनों चीजों को मिला ले तब जाके हमारा संविधान संशोधन हो सकता है, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका कहना था, उनका मानना था कि भाई अगर हम संविधान में कोई आसानी से संशोधन कर दे तो कोई भी चेंज कर सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा कठिन किया जाए, इसमें ये सारे क्राइटेरिया रखा जाए, तब जाके क्या होगा, यहाँ पे आसानी से किया नहीं जा सकता है। और क्या होगा, समय के साथ क्या होगा, यहाँ पे चीजें बदलेगी, परिस्थितियां बदलेगी, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे संविधान में संशोधन के रास्ते भी खुला रखना चाहिए, ताकि हमारा संविधान हो वो इतना ज्यादा जो है रूढ़ी ना हो जाए। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे समय के साथ बदलाव हो सके, इसके लिए किया जाए। अब तक हमारे संविधान में 106 जो है अब तक अमेंडमेंट हो चुका है। अब तक जो है 1951 से लेकर अब तक जो है जो चालू हुआ था यहाँ पे अमेंडमेंट होना, वो अब तक जो है 2023 तक अगर आप देखें तो 106 जो है संविधान संशोधन हो चुका है, और जो कि अपने आप में आप यहाँ समझ सकते हैं, जो दर्शाता है कि हमारा संविधान ना तो बहुत ज्यादा कठोर है ना ही ज्यादा आसान यहाँ पे संशोधन करना। ठीक है, तो मैंने ये बातें इसलिए आपको समझाई ताकि जो है संविधान में जब मैं आर्टिकल जिक्र करूं तो बार बार ये शब्द आता है कि संविधान संशोधन क्या होता है, तो मेरे ख्याल से ये बातें अब आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में ये बातें आपको समझ आई होगी। फिर अब जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।